দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध से भारत का इकोनॉमी प्रभावित होगा। यह युद्ध खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड को और अनिश्चितता की ओर ढकेल देगा। पश्चिम एशिया के आसमानों पर युद्ध के काले बादल एक बार फिर से मंडराने लगे हैं, लेकिन इस बार यह इजराइल और ईरान के बीच है। इजराइल ने पिछले शुक्रवार से ही यह युद्ध को लगभग अनायास से शुरू कर दिया है। पूर्व पर्शियन देश ने जवाबी कार्यवाही की है। भारत पाकिस्तान संघर्ष की तरह ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए यहाँ भी मध्यस्थता करने में सक्रिय हो गए हैं। पुरानी दुश्मनी को भूलकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सहयोगी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से 2 बार करीब 2 घंटे तक फोन में बात की, जो दुनिया के मौजूदा भू राजनीतिक संतुलन में एक दुर्लभ घटना है। पूरे विवाद इस डर से शुरू हो गई है कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर वेपन्स विकसित कर लेगा। इजराइल का असली लक्ष्य शायद अमेरिका को युद्ध में घसीटना है। ईरान यूएस और पश्चिम दुनिया का पुराना दुश्मन है। दूसरी ओर ईरान का सहयोगी रूस, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, यमन और गुप्त रूप से चाइना है। वाशिंगटन ने अब तक इस घटना में कूटनीतिक समीकरण को देखते हुए युद्ध में उतरने की कोई संकेत नहीं दिए हैं। फिर यह सच है कि अमेरिका चाहे तो ईरान ही नहीं बल्कि गाजा और लेबनान पर इजराइल के हमलों को रुकवा सकती है, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। नतीजतन दुनिया के विभिन्न देशों में खतरे की घंटी बज रही है। अगर यह युद्ध पूर्ण युद्ध में बदल जाता है तो पूरा पश्चिमी एशिया में लंबे समय से संघर्ष और भी उलझ जाएगा। इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक गरीब और विकासशाली देशों पर पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इजराइल ईरान का भारत पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम एशिया में कमोबेश 9 लाख भारतीय काम करते हैं। यह क्षेत्र व्यापार और निवेश के लिहाज से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड, यूक्रेन, फिर पैलेस्टाइन में युद्ध, ये सभी पहले से ही लंबे समय से अनिश्चितता के दौर गुजर रहे हैं। मध्य पूर्व में यह युद्ध निश्चित रूप से पूरी दुनिया, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को और भी अनिश्चितता में डाल सकता है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत के लिए जल और वायु मार्ग से माल परिवहन की लागत बढ़ जाएगा। आपूर्ति भी प्रभावित होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या रेड सी जैसे मार्गों से तेल आयात बाधित हो सकता है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। तो यह है कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के व्यापारिक साझेदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने ईरान को $1.24 बिलियन का माल निर्यात किया है और $44.9 बिलियन का आयात किया है। इजराइल के साथ तो यह और भी ज्यादा है। निर्यात और आयात के आंकड़े क्रमशः $2.15 बिलियन और $1.16 बिलियन है। इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक हाइफा पहले ही ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक में क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2022 से अडानी ग्रुप इस बंदरगाह का प्रभारी है। उन्होंने वहां करीब $4.2 बिलियन का निवेश किया है। इजराइल के टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का 30% आयात और निर्यात इस बंदरगाह के जरिए ही किया जाता है। पोर्ट के क्षतिग्रस्त होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में करीब 5% की गिरावट आई है। इस हमले के बाद ईरान ने अपने देश की सीमा से लगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की धमकी दी है और भारत का 80% ईंधन यहीं से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होने पर जहाजों से तेल आयात करने की लागत और इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी और तेल की कीमतें बढ़ेगी, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान अमेरिका, रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस साल एक में विश्व बाजार में तेल की कीमतें $59 तक गिर गई थी, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है। क्या विश्व बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देकर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की जाएगी? अब यह सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पिछले कुछ दिनों से रिजर्व बैंक द्वारा कीमतों में की गई बढ़ोतरी को कम करने का सवाल एक बार फिर से पैदा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पश्चिम एशिया में इस युद्ध के प्रभाव ने भारत में भय की हालत फिर से खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। क्या 12 अगस्त के संसदीय सत्र के बाद त्रिपुरा भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी? इस मामले में अटकलें अभी से शुरू हो चुकी है। तय कार्यक्रम के अनुसार संसद सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस बार त्रिपुरा समेत देश के बाकी राज्यों में भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष के चयन का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स बताया जा है। दूसरे शब्दों में अगस्त में संसदीय सत्र समाप्त होने तक त्रिपुरा में भाजपा नए प्रांतीय अध्यक्ष के चयन का काम नहीं होगा। इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले त्रिपुरा में भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव होगा या नहीं। इस बात को भी काफी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या त्रिपुरा में भाजपा के नए प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव
संभावित उम्मीदवारों में से होगा या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों वर्ग इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि त्रिपुरा के प्रांतीय भाजपा अध्यक्ष में कोई बदलाव होगा या नहीं। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा इस साल 10 जनवरी तक से की जाएगी। इसकी घोषणा त्रिपुरा के प्रदेश भाजपा ने किया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार होने के कारण पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी तक इस पद के लिए किसी नाम की घोषणा कर पाया है। दिल्ली से लगातार बैठने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर पार्टी के प्रांतीय संगठनों के बीच एक में उनका लाना संभव नहीं हो पाया है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राजदीप रॉय और असम और त्रिपुरा के संगठन मंत्री रविंद्र राज कई बैठक कर इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी में मतभेद होने के कारण कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता कि नाम की घोषणा पहले पार्टी किसी को प्रदेश का शीर्ष नेता मान ले, लेकिन पिछले 6 महीनों से प्रयासों के बावजूद कोई भी अपने आप से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए स्वाभाविक कारणों से त्रिपुरा प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया अभी तक संभव नहीं हो पाई है। इसी बीच में राष्ट्रीय समाचार मीडिया ने खबर दी है कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगभग तय है। ऐसे में पार्टी अखिल भारतीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के वैचारिक सलाहकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंजूरी से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बीएसएनएल कर्मचारियों ने नेटवर्क सर्विसिंग और सैलरी अलाउंस जैसी समस्याओं को लेकर राजधानी के कामांचोमुनी स्थित बीएसएनएल ऑफिस परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता तभी होगी जब कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा। कर्मचारियों ने कहा कि कार अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर पड़ा। আপনার যে আমাদের যে ব্যাকল ফাইবার নেটওয়ার্ক এটা যাতে এটার কানেক্টিভিটি ঠিক থাকে, জন্য স্টেবল থাকে, যাতে ইকুইপমেন্ট প্রোভাইড করা হয়, যাতে ইঞ্জিনিয়ার যারা গ্রাউন্ডে কাজ করে ওরা যাতে ঠিক করে কাজ করতে পারে। এটা আমাদের যে যখন ডিফর্মেশন হয় অনেকগুলি সম্পত্তি আমাদের নিয়ে যায়, এটাতে ফেরত দেওয়া হয় আমাকে। তারপর আমাদের রেগুলার সিএমডি এখনও হয়নি, ঠিক আছে। রেগুলার সিএম, রেগুলার সিজিএম যা অফিসার টপ ওরা রেগুলার যদি না থাকে বিয়ে করলে, তাহলে যে সমস্যা এটা যাতে দূর করা। একটা অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেমন ওয়ান পলিসি, ওয়ান কোম্পানি, ওয়ান পলিসি। এটা হচ্ছে কি, যেমন বিএলের মধ্যে 2-3 রকমের এমপ্লয়েজ করে, আমরা হচ্ছে ডাইরেক্টলি বিএল এমপ্লয়ি, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের যে যারা আইটি ওরা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, ওদের বেতন ভাতা এখনই ওরা 7 পে কমিশন পাচ্ছে এবং ওদের পরে 8 পে কমিশন পাবে। কেউ আবার আমাদের থেকে ডেফিনে গিয়ে ঘটে যাচ্ছে বা অন্যান্য ডিপে যাচ্ছে, ওরা বেতন এখন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পে কমিশনের মতো আমরা এখনও আটকে আছি পুরনো, এখনও আমরা ঠিক করে। प्लास्टिक के व्यापक उपयोग के सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में है। विमेंस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने समग्र मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक कारकों के कारण हमारा पर्यावरण लगभग विनाश के कगार पर है। जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हमारी प्रकृति पर इसका प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा है। आज पर्यावरण विभिन्न दबाव के कारण उथल पुथल स्थिति में है। इसमें हमारे हाथों में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण विनाशकारी साया है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीइथिलीन, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पेड़ों की विभिन्न प्रकार के वाटर एब्जॉर्बिंग एक्सोटिक स्पीशीज, कार्बन एमिट करने वाले विभिन्न परियोजनाएं, कार से निकलने वाले काले धुएं और अन्य विनाशकारी तत्व है। और इन सब के बीच नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक प्रोडक्ट, पॉलीइथिलीन पर्यावरण विनाश में एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्लास्टिक और पॉलीइथिलीन को चाहे जगह से भी प्रोसेस किया जाए या डिस्पेंड नहीं होते हैं, पर्यावरण के साथ साथ पॉलीइथिलीन का मानव पर भी दीर्घकालिक और अनेक प्रभाव पड़ता है। पॉलीइथिलीन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जहरीले आयन भोजन के संपर्क में आने पर धीरे धीरे भोजन या पानी में मिल जाता है। यह रसायन मानव शरीर में कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस और फर्टिलिटी संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। पॉलीइथिलीन जैसे कई तरीके के रासायनिक गैस निकलते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन, एज और लंग कैंसर करने खतरनाक सिद्ध होती है। पॉलीइथिलीन धीरे धीरे छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं, जो भोजन और पानी के माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए अगरतला शहर में विमेंस कॉलेज के छात्राओं ने प्लास्टिक के बहिष्कार का आह्वान करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। আজকে তোমাদের এই আয়োজনটা কি উদ্দেশ্যে এবং সবাই অবগত আছে যে শিক্ষা বৃদ্ধি এবং সংখ্যাশীল অপরিহার্য ক্রিয়াকর্মের ফলে আমাদের দেশে দূষিত বর্জ্য দূর হচ্ছে। তাতে যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো এককালীন প্লাস্টিকের ব্যবহার। কেননা এককালীন প্লাস্টিকের পচন ধরে না, যার ফলে এটা মাটির উর্বরতা কমিয়ে আনছে। আর দেখা যাচ্ছে মাটির উর্বরতা কমার ফলে কৃষি জমির ফলনে অনেকটা বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। সত্যি একটা উদ্বেগ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ উর্বরতা কমার ফলে আমাদের খাদ্য সংকটের সিদ্ধান্তদের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর অনেক সমুদ্রচারী পাখি এবং স্তন্যপ্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে, যার ফলে
ফলে আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই একদিন প্লাস্টিক দ্রুত পোড়ার যে ধোঁয়াগুলো হচ্ছে তা গর্ভকালীন মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর প্রবেশ করার ফলে যে শিশুর জন্মে তা প্রায়ই লক্ষ্য করে যে জন্মগত ত্রুটি অথবা চর্মরোগ। विमेन कॉलेज की छात्राओं ने आज शहर की दुकानों में प्लास्टिक की विकल्प रूप में कागज और जूट के उपयोग को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया। তাই আসুরা সকলে মিলে শপথ নিই যে আমরা পাটের ব্যাগ অথবা কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করব, আমরা কোনো অবস্থায় এককালীন প্লাস্টিক ব্যবহার করব না। তাতে করে আমাদের গ্রামগুলোকে উন্নতি করার পাশাপাশি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই সুন্দর পৃথিবী আরও বাসযোগ্য করার উপযোগী করে তুলতে পারবো। আর এই সচেতন আজকে আমরা উইমেন্স এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে ত্রিপুরাবাসীকে আরও বেশি করে সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা পথে চলতে সম্পূর্ণ লিফলেট বিলি করছি। তৎসঙ্গে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাগজের ঠোঙ্গা এবং লিফলেট বিলি করছি। हालांकि सिंगल यूज पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन कानून प्रवर्तन में कमजोरी के कारण सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग अब भी किया जा रहा है। पॉलिथीन और पॉलीप्रोपिलीन शॉपिंग बैग्स के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि वास्तविकता में इसके परिणाम बहुत ही कम होंगे। सरकार का दावा है कि बाजारी निगरानी सफाई कर्मियों के लिए उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है तथा पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने वाले सहित अवैध पॉलिथीन शॉपिंग बैग्स को मोबाइल कोर्ट में लिया जा रहा है और नियमित रूप से जुर्माना लगाया जा रहा है और उसकी वसूली की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठाया जा रहा है क्या यह सब प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए पर्याप्त होगा? ये रिपोर्ट न्यूज नाउ। अगरतला प्रेस क्लब के एलिवेटर के निर्माण में लगे श्रमिकों की रॉड्स और काम की सामग्री एक चोरों के समूह ने चुरा ली। इस मामले में श्रमिकों ने बताया कि 30 से 35 रुपए की सामग्री चोरी हो चुकी है। बता दें कि 4 जून को भी अगरतला प्रेस क्लब में इसी तरह की चोरी घटना हुई थी। सीसीटीवी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद क्लब में घुसकर चोरी होने की खबर में सामने आते ही दहशत का माहौल फैल गया। দুদিন কাজে আসছিলাম নাকি আমরা মিস্ত্রিরা রিং বানাচ্ছিল 300 আমাদের কয়েকটা আছে, বাকি সব আমাদের কাজ করার যে ঢাস ডাই তারপরে পিনসাপ পাইপ তারপর আরো কিছু লুয়া আসছিল কিছু দিয়েছে। কোন জায়গাতে চুরি সেটা? এটা ওই প্রেস ক্লাবের ভিতরে কাজ করতেছি। কি করতে? আমরা রোডে কাজ করতেছি, এটা লিফটে চলে প্রেস করতেছি। আচ্ছা, কত টাকা জিনিস কোন গেল? তো এখন তো সিসিও ক্যামেরা আছে, সবাই জানাই ধরার পরে তো এটা হতে পারে চুরি হয়েছে। দিনে তো আমরা আসছিলাম কালকে রাত্রা আর আজকের ভোরবেলাটা আমরা সকাল আগে দেখছি আমরা কিনা গেছি। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরূপমা। শুদ্ধর স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य में हर महीने 120 नए एड्स रोगी की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एड्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम में यह बात कही। राज्य में एड्स पेशेंट की संख्या चिंताजनक दर से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक ने गुरुवार को सभी विधायकों के साथ त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी आयोजित एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में यह बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में हर महीने 120 नए एड्स रोगी सामने आ रहे हैं। এখানে 2025 সালে মে মাস পর্যন্ত আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে, ত্রিপুরায় মোট এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 5000 মহিলা প্রায় 1000-এর উপর, পুরুষ 4000-এর উপরে, ট্রান্সজেন্ডারও এখানে এফেক্টেড হয়েছে প্রতি মাসে। কারণ এখন যদি আমি এই তথ্যগুলো যদি লুকিয়ে রাখি তাহলে লাভে লাভ হবে। আমার মনে হয় তথ্যগুলো জানানো দরকার। আমরা সেক্স এডুকেশন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এবং সমাজের কাছে যদি আমরা তথ্য বলি, আমার মনে হয় আমরা যদি কম বলি সেটাও কিন্তু ঠিক নাই। আমার মনে হয় সেটা বলা উচিত। প্রতি মাসে রাজ্যে 120 করে
120 জন নতুন আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরই কারণে আমাদের মানে আমার মনে হয়, আমি যদি মনে করি আমি তো এফেক্টেড না, কিন্তু যেভাবে যাচ্ছে আমরা এখন খুবই চিন্তার বিষয়। এবং 2024 অর্থ বছরে অর্থাৎ এপ্রিল 2024 থেকে মার্চ 2025 পর্যন্ত এইচআইভি পরীক্ষা এখন অবধি করা হয়েছে 2,04,108 এবং তাদেরকে এই যে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেছে এইচআইভি আক্রান্ত প্রায় 1,400 ভাবা যায়। মোর স্ক্রিনিং মোর রেজাল্ট ইউ গেট। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि सुरक्षित यौन संबंध रक्त के माध्यम से एड्स के प्रसार पर नजर रखने और सभी को यह जानकारी उपलब्ध कराने से ही इस रोग को रोकना संभव हो पाएगा। এবং রেগুলার টেস্টিং এর বিষয়ে বলা হয়েছে, প্রি এক্সিস্টিং প্রি এক্সপোজার ক্যান প্রিভেন্ট এইচআইভি। আগে থেকে যদি এক্সপোজারের এরকম চান্স থাকে মনে হচ্ছে, তাহলে তার থেকে টাচ করলে হবে না, কিসিংও হয় না, মেনশন করা হয়েছে। কারোর হাত ধরলেও কিছু হবে, কিন্তু রক্তে সেভেন থেকে হতে পারে। তো আনসেফ সেক্স সেটা হয়। ব্লাড ট্রান্সফিউশনে যদি আমাদের এখানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন খুব সতর্কতার সাথে করা হয়, আগে থেকে টেস্ট করা হয়। ব্লাড টু ব্লাড কানেক্ট যদি হয়, কোনো জায়গায় হঠাৎ করে কেটে গেল, সেখান থেকেও কিন্তু মানে হঠাৎ করে প্রিক করবে। যারা আমাদের ডাক্তারবাবুরা আছেন বা যারা হেলথ সেক্টরে যারা কাজ করছেন, তাদেরও অনেক সময় মানে অ্যাক্সিডেন্টাল প্রিক হয়, সেখান থেকেও সেটা যেতে পারে। আমি এটাই বলবো যে আমাদের যে রিস্ক ফ্যাক্টর, এই বিষয়ে ম্যাডামের সাথে কথা হচ্ছিল, যে রিস্ক ফ্যাক্টর সিফিলিস, হার্পিস, গোনোরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়াল ভেজিনোসিস, এগুলো যদি থাকে, দিস আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর। 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में एड्स रोगियों की संख्या वर्तमान में 5,000 है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि त्रिपुरा की यह स्थिति पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त संकट का एक रिफ्लेक्शन है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 6% एचआईवी संक्रमण इंजेक्शन वाली दवाओं के उपयोग के कारण होती है। त्रिपुरा ही नहीं बल्कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसी पूर्वोत्तर राज्य भी इसी तरह की समस्याओं ग्रसित है। एड्स संक्रमण और स्वास्थ्य सेवाओं के राज्य में 24 स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर्स और 133 फैसिलिटी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। एचआईवी रोगियों की पहचान के लिए 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आईसीटीसी सेंटर्स और 1 मोबाइल आईसीटीसी चालू है। राज्य में 13 टारगेटेड इंटरन एनजीओ, 2 लिंक वर्कर स्कीम और हाई रिस्क ग्रुप के लिए 4 वन स्टॉप सेंटर्स काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार ने TSACS ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन सेंटर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 23 कर दी और 9 केंद्र जल्द ही चालू किए जाएंगे। गुरुवार को विधानसभा के सभी राजनीतिक दलों के विधायकों के साथ यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए राज्य में नशीली दवाएं पहुंच रही है। अगरतला रेलवे स्टेशन पर देवघर एक्सप्रेस में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि देवघर एक्सप्रेस के अगरतला रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद तलाशी में टोटल 1580 बोतल्स ड्रग्स बरामद किए गए। हालांकि मौके पर कोई व्यक्ति न मिलने के कारण इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस बताया कि पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। আমাদের আগর রেল স্টেশনে মোট 1580 বোতল এসব মানে উদ্ধার হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা যে বদরপুর মানে দেওঘর এক্সপ্রেস, যেটা দেওঘর থেকে আসে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে, যার ট্রেন নাম্বার 15625। তো এটাতে যখন আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে আসে, তো এটা তল্লাশি দিয়ে এই বোতলগুলা মানে উদ্ধার করা হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা আগরতলা আরপিএফ লিড করে যেটা। তো এটা আমরা গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে এন্ট্রি হয় এবং একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট হয় যে এগুলো কোথা থেকে এসছে এবং এগুলি ডেস্টিনেশন কোথায়। তো এগুলি सरकार ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के पूर्ण निजीकरण करने का योजना बनाया है। इसे देखते हुए त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने पब्लिक साइनिंग अभियान चलाया। त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने टीओडी टैरिफ वाले स्मार्ट मीटर्स लगाने पर रोक लगाने समेत कई मांगे उठाई है। संघ के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए बौटला क्षेत्र में सामूहिक सिग्नेचर अभियान चलाया। पावर इंडस्ट्री का निजीकरण रोका जाए
बिजली संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए, टीओडी टैक्स वाले स्मार्ट मीटर्स लगाने पर रोक लगाई जाए, घरों और कृषि के लिए 200 यूनिट पर मंथ की मुफ्त बिजली दी जाए और विभिन्न प्रकार के शुल्क जैसे मिनिमम चार्ज, फिक्स चार्ज, परचेज एडजस्टमेंट चार्ज, पेंशन चार्ज, ड्यूटी फी, सर्विस चार्ज आदि को रोका जाए। इस मामले में त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने स्मार्ट मीटर को तत्काल बंद की मांग भी की। ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টিওডি তারিফযুক্ত টিওডি টাইম অফ ডে তারিফযুক্ত যে স্মার্টার যেটাকে কন্ট্রোল করবে অন্য জায়গা থেকে এবং তার মধ্যে একটা স্মার্টফোনের মতো চিপ থাকবে, সেটা হ্যাকিং হতে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হতে পারে। তার জন্য তার প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে তার আন্দোলন চলছে। আমরাও আছে মাননীয় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকট 7 দফা দাবিতে স্মার্টার বাতিল সহ 7 দফা দাবিতে আমরা গণস্বাক্ষর সম্বলিত মেমোরেন্ডাম সাবমিট করব। তার জন্য আজকে বটতলাতে আমরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছি। আমাদের আবেদন থাকবে আপনারা বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ নিজেদের। त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल बिजली क्षेत्र को पूरी तरह से निजीकृत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করুন। এই স্মার্ট মিটার আমাদের যে বর্তমান যে ভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে, টাইম অফ ডে যেটা দিনে একরকম রাত্রে একরকম চাহিদা অনুযায়ী দাম বাড়বে কমবে আমাদের কিছু বুঝতেও পারবে না। তবে এই প্রক্রিয়া আসছে এবং বিদ্যুৎকে সম্পূর্ণ বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া চলছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। আপনারা সেই আন্দোলন সামিল হন, গণকমিটি করুন, আন্দোলন করে তুলুন। এই আহ্বানে আমাদের বক্তব্য এবং আমরা এই विद्युत मंत्रालय के नवीनतम दिशा निर्देश के अनुरूप त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन ने प्रीपेड रिमूवल स्मार्ट मीटर चरणबद्ध तरीके से ट्रेडिशनल पोस्ट पेड मीटर के पक्ष में कदम उठाया है। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और रूरल डेवलपमेंट स्कीम द्वारा फंडेड टेक के माध्यम से क्रमशः लगभग 1.5 लाख और 4.5 लाख स्मार्ट मीटर्स को बदलेगा। इस मामले में TSECL ने फ्रेंचाइज कस्टमर्स को छोड़ लगभग 8,50,000 ग्राहकों को नए स्मार्ट मीटर प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्मार्ट मीटर का विरोध मुख्य रूप से अत्यधिक बिलिंग, गोपनीयता के उल्लंघन और सुरक्षा चिंताओं के कारण किया जा रहा है। कई ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट लगाने के बाद उनके बिल में वृद्धि हुई है और उनकी बिजली खपत नजर रखी जा रही है। कुछ मामले हैकिंग और नेटवर्क की समस्याओं के कारण स्मार्ट मीटर्स को लेकर चिंताएं पैदा हो रही है। कई मामलों में स्मार्ट मीटर्स प्रीपेड सिस्टम पर काम करते हैं, जहां ग्राहकों को बिजली बिल का भुगतान पहले ही करना पड़ता है। इस प्रीपेड सिस्टम ने उपभोक्ताओं में असंतोष पैदा किया है क्योंकि बिजली खपत में उनका नियंत्रण खो जाता है। इस समग्र मुद्दे पर राज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को एक प्रतिनिधि सौंपने की एक सार्वजनिक हस्ताक्षरण अभियान चलाया गया। न्यूज़ नाउ। 5 साल के लंबे कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने कुमारघाट कोविड केयर सेंटर में 2 नाबालिग मरीजों के साथ छेड़खानी के आरोपी झुटन देव के खिलाफ कानूनी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की कैद, 3,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न कर पाने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है। 2 नवंबर 2020 को कोलाशहर और कुमारघाट की 2 नाबालिकाओं को कोविड होने के कारण कुमारघाट कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि सफाई कर्मचारी झांटू देव ने खुद को डॉक्टर बताकर दोनों नाबालिकाओं को सेक्सुअली हरास किया। बाद में स्पष्ट आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया गया। अब कुल 16 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। 2/9/2020 ইংরেজি তারিখ ওই মামলা যিনি 21% জন্টু উনি ওই কোভিড সেন্টারে দেখাশোনার কাজে ছিলেন সাফাই কর্মী হিসাবে। তো ওনার পিপি কিটটা করা থাকতো উনি যখন কোভিড সেন্টারে ডিউটি করতেন। তো উনি ডাক্তার পরিচয় দিয়ে ওই জিজ্ঞাসা করতেন এবং ওনাদের বিভিন্ন আপত্তিজনকভাবে ওনাদের গায়ে হাত দিতেন। তো 1-2 দিন এভাবে হওয়ার পর ওনাদের সন্দেহ হয়। তখন অন্যান্য যে পেশেন্টগুলো ছিলেন এখানে কোভিড সেন্টারে তাদের সঙ্গে ওনারা আলোচনা করেন এবং ঘটনাটা ওই কোভিড সেন্টারে যে ইনচার্জ ছিলেন ডক্টর ওনাকে জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে अगरतला इंडिगो का विमान बाल बाल बच गया। हवा में के कारण इंडिगो के विमान को कोलकाता लौट पड़ा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की कई विमानों में दिक्कतें आ रही है। कई उड़ानें रद्द कर दी जा चुकी है। एक ही दिन में कई विमानों में मैकेनिकल प्रॉब्लम सामने आई है।
इस बार कोलकाता से अगरतला आते समय इंडिगो के एक विमान में हवा में मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ गई। यात्रा शुरू होने के बाद ही विमान में अचानक हवा में मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ गया। विमान में तेज कंपन होने लगी। यात्रियों में तुरंत ही तनाव फैल गया। हालांकि पायलट की तीव्र कार्यवाही के बाद विमान को वापस कोलकाता ले जाया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बताया कि विमान के सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित है। अधिकारियों ने बताया कि विमान की मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। हालांकि मैकेनिकल मेल फंक्शन के कारण हवा में बड़ा हादसा होने से बच गया। गुरुवार सुबह इंडिगो का एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। विमान दिल्ली से लेह जा रहा था। इस विमान में भी हवा में यांत्रिक गड़बड़ी हो गई। अचानक विमान हिलने लगा। इसके बाद पायलट ने विमान को वापस मोड़ने का फैसला किया। इसी बीच इन सब हादसों से राज्य के हवाई यात्रियों में भारी बेचैनी पैदा हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।